हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एजुकेशन पॉइंट में। तो गाइस, देखने वाले हैं आज हम एक मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। अब देखिए, आज देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। क्या क्या रीज़न रहे इस क्रांति के पीछे, ठीक है। इससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। पूरी जानकारी यहाँ पे हम गेन करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट ऑफ द चैनल। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में बन जाता है। तो हम चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हुआ क्या था कि अंग्रेजों का जैसे ही शासन था इंडिया में, ठीक है। तो क्या हुआ था, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्थापित हुई। अब क्या हुआ कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कई ऐसे रूल्स थे जिनको भारतीय कहीं ना कहीं एक उनके दबाव में रह करके उनको सहन करते रहे। ऐसे ऐसे रूल बनाए उन्होंने। जहाँ तक की बात करें कि इंडिया का जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय नहीं था। तो यहाँ पे अगर बात करें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कठोर रूल्स थे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, ठीक है। अंग्रेज़ों के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भेदभाव की भावना रखते थे अंग्रेज। तो हमारे जो भारतीय इंडियन है सहते गए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई कि इंसान की कोई भी लिमिट होती है, ठीक है। तो वो सहन जब तक कर सकता है। फिर क्या हुआ कि इंडियंस थे, उन्होंने एक अंदर ही अंदर एक बात सुझाव लगाने लगे कि चलो हमें एक ऐसी संस्था या संगठन करना चाहिए जिससे अंग्रेजों को कुछ असर पड़े और ये भारत छोड़ करके भाग जाएं, ठीक है। देखिए, एक गलती हुई। ये 1857 क्रांति है, फ्लॉप क्यों हुई, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी इतनी? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वेल डिसीजन वाला कोई भी यहाँ पे उत्तरदायी नहीं था। क्योंकि इसकी जो कमान थी वो दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके हाथ में दे दी गई थी, जो कि अंतिम मुगल शासक थे। तो देखिए, बहादुर शाह जफर ने इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई ही नहीं है, या मान के चलिए उनके पास इतनी पावर नहीं थी उनको रोकने के लिए। तो इंडियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव में रहने लगे, और जो अंग्रेज थे वो इतना दबाव लगाकर इंडियंस पे शासन करने लगे। फिर लेकिन क्या हुआ, एक परिणाम निकल के आया 1857 की क्रांति, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1857 का विद्रोह के बारे में बात करें तो 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे एक सैनिक थे बैरकपुर छावनी के, तो क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जैसे ही कारतूस थे वो बनवाए थे आपके मीट के, यानी मांस के जो कारतूस थे वो बनवाए थे, और उनको बोला कि इन्हें मुंह से इन्हें क्या करते हैं, मुंह से खोलकर इन्हें इसमें लोड करिए, ठीक है। तो लेकिन मंगल पांडे थे, उन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। उसके फलस्वरूप हुआ क्या कि आपके जो मंगल पांडे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1857 को, और फांसी चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो मंगल पांडे थे वो हिंदुत्ववादी थे, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने देश को ऊंचा दिखाने के लिए ये काम किया। तो उन्हें भी थोड़ा डर लगने लगा अंग्रेज़ों को कि इंडिया का एक सैनिक ऐसा हो सकता है कि कारतूसों की वजह से ये फांसी पे चढ़ सकता है। तो अगर ये संगठन अगर पूरा इंडियंस अगर बना लें तो हमारी यहाँ पे कुछ चलेगी नहीं, फिर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही उनको वहाँ से डर पैदा हुआ अंग्रेज़ों को। अब देखिए, इस महान विद्रोह की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और कहाँ से हुई थी? मेरठ से। सबसे पहले मेरठ से हुई थी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इस विद्रोह के समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिन। भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिन थे। अब देखिए, 1857 ईस्वी की जो महाक्रांति के प्रमुख केंद्र थे कौन कौन से थे? अब केंद्रों के बारे में जानकारी लेते हैं, कौन कौन से महान केंद्र थे और उन केंद्रों का नेतृत्व किन किन व्यक्तियों ने किया। अब ये इसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करने वाले हैं, ठीक है ना।
अब देखते हैं आपका जो दिल्ली था, तो दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जैसा कि अभी मैंने बताया, बहादुर शाह जफर थे और एक वक्त खां, ये दोनों जो लोग थे दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखें कानपुर के जो महान व्यक्ति थे तात्या टोपे, जिनका जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं रामचंद्र पांडुरंग, इन्होंने कानपुर की तरफ से नेतृत्व किया, ठीक है। अलग अलग शहरों से अलग अलग लोगों जो मुख्य आदमी थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया, क्रांति को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए लखनऊ से जो नेतृत्व किया वो थी आपकी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल एक वीरांगना थी, ठीक है, उनके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ सकते हो और उससे मोटिवेट भी हो सकते हो। अब देखिए झांसी की रानी थी, बच्चा बच्चा इनसे परिचित होगा, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने झांसी से इस क्रांति का नेतृत्व किया। आगे देखते हैं जगदीशपुर बिहार में पड़ता है ये, तो कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, तो अलग अलग जगहों से जो काफ़ी प्रचलित जो लोग थे उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने अपने देश के प्रति एक ऐसी देश राष्ट्र की जो भावना दिखाई, देशभक्ति की भावना दिखाई, ठीक है, उसके लिए मैं निशब्द हूँ। अब देखिए बरेली से जो है लोग खान बहादुर खां के नेतृत्व में यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, बरेली से। और देखिए अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये फ्लॉप क्यों हुआ, ये क्रांति सफल इतनी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि कोई वेल डिसीजन लेने वाला उत्तरदायी नहीं था, ठीक है, कि अंग्रेजों को वहाँ से भगा सके और उन्हें मात दे सके। अब जहाँ तक की बात करें रानी लक्ष्मीबाई और इतने जो लोग थे उन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया, ठीक है, और अंग्रेजों के सारे उनके जो वोल्ट थे वो ढीले कर दिए थे इन्हीं लोगों ने। अगर आप अंदाज़ा लगाओ, अगर पूरा देश अगर इस क्रांति में अगर जुड़ जाता तो अंग्रेज जो हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हुआ था वो कब का आज़ाद हो चुका होता, ठीक है। तो इसका कोई नेतृत्व तो अच्छे से करने वाला नहीं था क्रांति का, इसलिए ये क्रांति थोड़ी सी फ्लॉप नजर आई। अब देखिए नरमपंथी उदारवादी चरण के बारे में आप जानकारी लेंगे 1885 और 1905 में। अब देखिए क्या हुआ कि जब वो क्रांति सफल नहीं हुई 1857 की, तो अंग्रेजों ने अपना शासन था वो पूरा स्थापित कर लिया पूरे भारत में। अब उन्होंने जो भारत की जनता सबसे ज़्यादा परेशान शुरू कर दिया, ठीक है, जो परेशान करने लगे जो अंग्रेज थे। अब भारतीयों के मन में एक ऐसा सुझाव आया कि हम एक ऐसी संस्था बनाएं जिसके माध्यम से हम अंग्रेज अधिकारियों से अपनी बात को रख सकें और लोगों के लिए उस बात का जो समाधान है उनके सामने ला सकें। तो जैसे ही लोगों ने इस बात में सोचा, तो यहाँ पे देखिए अब शुरुआत होती है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में ए ह्यूम के नेतृत्व में, ठीक है ना। ए ह्यूम जो थे वो कौन थे? एक सिविल सर्विस एग्जाम के ऑफिसर थे सिविल सर्विस में, तो जो अंग्रेज ऑफिसर थे, ठीक है ना। अब देखिए जब भारत में अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया तो परेशान काफ़ी किया, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हमें एक ऐसी संस्था की उत्पत्ति करनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी परेशानियों को अंग्रेज अधिकारियों के सामने रख सकें, ठीक है, आसानी से। अब देखिए उदारवादी नेता थे जो अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने कैसे रखते थे? प्रार्थना करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे दो तरह की बातें थी। तो उदारवादी जो नेता थे वो क्या करते थे? अंग्रेजों से अपनी जो मांगे थी, अपनी जो पूर्ति करनी थी लोगों की जो समस्याएं, तो क्या करते थे? उनसे अंग्रेजों से प्रार्थना करते थे, प्रे करते थे कि हमारी ये समस्या है, इनको आप कृपया करके इन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। और पत्रों के द्वारा शिष्टाचार के माध्यम से रखते थे। लेकिन अब आप समझिए इतने क्रूर जो आपके अंग्रेज थे, उन्होंने इतना क्रूर शासन यहाँ पे किया और इंडियंस के प्रति नहीं भेदभाव रखा, क्या वो पत्र शिष्टाचार और प्रार्थना के माध्यम से मान सकते हैं? कदापि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उदारवादी नेताओं की बात करें तो प्रमुख जो उदारवादी नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे और कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, और मदन मोहन मालवीय। अब देखिए यहाँ पे जनता की मांगों को अंग्रेज तक पहुंचा सके, जिस कारण 1885 में एक संस्था स्थापित की गई मुंबई में, ठीक है, जिसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था। इसे आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनेशन पूछ लेता है, ठीक है ना। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना के जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, तो उसमें टोटल 72 जो आदमी थे, 72 आदमी, उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया, ठीक है ना, अधिवेशन में प्रतिभाग किया। अब देखते हैं नेक्स्ट है
कांग्रेस के जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे कांग्रेस के संस्थापक। अब देखिए इन्हें ही हम हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोलते हैं? A.O. ह्यूम को, ठीक है ना। अब देखिए जो पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ था मुंबई में। आपको पता ही है 72 मेंबर्स ने वहां पे भागीदारी की थी। और देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला जो आपका अधिवेशन हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी एक काफी महान जो प्रवक्ता माने जाते हैं, महान नेता माने जाते हैं, ठीक है, और काफी पढ़े लिखे आदमी थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इन्होंने मुंबई जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता की। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 1886 में क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई थी। जहां तक कि लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया तो काफी लोग इस संस्था से जुड़ गए थे, हमारे जो भारतीय थे, और ये अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। इसका जो विस्तार था वो काफी हो चुका था, ठीक है। अब देखिए 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने, ध्यान में रखना, दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। इस टर्म को याद रखना, काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कौन से थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। अब देखिए बात करते हैं जो दादा भाई नौरोजी थे, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है ये। अब देखिए दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक संस्था से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। ये दादा भाई नौरोजी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंग्लैंड की जो संसद है उसमें अपना एक पद स्थापित किया, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और काफी पढ़े लिखे इंसान थे दादा भाई नौरोजी। अब देखिए उग्रवादी जो नेता थे वो कौन कौन से थे? अब उग्रवादी होते हैं जो नरम दल और गरम दल। तो गरम दल आता है उग्रवादी में, ठीक है ना। लाल बाल पाल, इसे हम शॉर्ट ट्रिक में जान लेते हैं, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और एक और थे आपके अरविंद घोष, ठीक है। तो ये कैसे थे? ये थे मुंह तोड़ जवाब देने वाले, ठीक है ना। और आपके जो थे नरम दल के जो नेता थे वो क्या करते थे? अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने प्रार्थना के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से रखते थे। तो उसमें मैंने आपको बताया गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। तो ये आपको आते हैं वहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक लाइक तो बनता है बॉस। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेते हैं विदा अगली वीडियो तक, ठीक है। देखते रहिए हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।